अरे यार, ये क्या बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद पता नहीं है? अब जो भी है बन चुका है, अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है हमारे लिए। शाम का खाना मैं देख लूंगी। शाम का क्या देख लोगी, हो गई आवभगत जो होनी थी। थोड़ी देर में ही हम निकलेंगे यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आना पसंद नहीं करता हूँ। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर इतना पागल क्यों हो जाती हो। मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। सौरभ बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली में से निकालकर अलग रख दिया। देखकर नीलम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी सौरभ के लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं है। मन ही मन नीलम सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी कितनी जल्दी रहती है। कम से कम मेरे आने का इंतजार ही कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती है। घर से निकलते समय फोन किया था कि मम्मी हम आ रहे हैं, बस कब तक आएंगे ये बताया ही नहीं था। मम्मी भी ये सोचकर तैयारी कर देती है कि कम से कम कुछ देर साथ बैठकर बेटी से बात कर लेगी, इसलिए पहले ही काम कर देती है। और पापा इतनी दूर मिठाइयाँ लेने गए हैं, पर ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं है। इतने में माँ गर्मा गर्म फुलके लेकर बाहर आई और बहुत प्यार से सौरभ की थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ सौरभ के पास खड़ी होती, उतनी देर नीलम की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं ये शख्स उसकी माँ को कुछ उल्टा ना कह दे। जब दोबारा माँ फुलके लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो हम लोग आगे से सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। सौरभ ने बड़ी बेशर्मी से ये बात कही। ऐसा सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नीलम के पापा गए तो हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गई। देखा तो नीलम के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने दामाद जी को खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने बैठे ही हैं। तो फिर जल्दी से मिठाई भी परोस दो। बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजाकर ले आई। माँ को इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नीलम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर करती भी क्या। सौरभ ने जबरदस्ती नीलम को अपने साथ बिठा लिया था। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई थी, इसलिए नए दामाद जी नाराज ना हो जाए, ये सोचकर माँ ने भी नीलम को सौरभ के साथ ही बैठकर खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में सौरभ जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर हो जाते थे। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहते थे। मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता, इसलिए वो यहीं पर ही रहते हैं। पर सौरभ में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे से तैयार रहता होगा, आखिर पूरा परिवार एक साथ रहता है। दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती है, पर यहाँ वैसी उम्मीद करना ये तो गलत बात है ना। नीलम कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा मना कर देते। खैर खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि सौरभ ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनुहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर सौरभ ने वहां से विदा ले लिया। भारी मन से नीलम सौरभ के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना। अरे मम्मी, इसकी मम्मी पापा को दामाद की आवभगत करनी तो आती नहीं है, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं। वो तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाता है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है वहाँ पर। सासू माँ ने नीलम की तरफ देखा तो वो निगाहें नीचे कर अपने कमरे में चली गई, पर सौरभ ने अपना बोलना जारी रखा, अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजा जी आते हैं तो कैसे सब उनकी सेवा में लग जाते हैं, कितने तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ भी रहती है साथ में। पर उनके तो कहने ही क्या, मेरे ससुराल में क्या बनाया था उन्होंने? बस पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का, जो मैं खाता नहीं। और मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नीलम को सुबह छोड़ आऊंगा और शाम को ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा अब तू आराम कर। वैसे भी आवभगत करना हर किसी के बस की बात नहीं। सासू माँ ने सौरभ को समझाने की जगह
आग में घी डालने का काम ही किया। ये बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विभा भी सुन रही थी। उसे नीलम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सौरभ शुरू से ही बड़बोला है। विभा के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका है। जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर आकर उसने विभा के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो तो सौरभ के बड़े भाई समझदार थे, इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विभा नीलम के पास गई और उसे समझा बुझाकर रसोई में ले आई। बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद ननद सपना और उसके पति दिवांश का आना हुआ। उन्हें देखकर सौरभ बड़ा खुश हुआ और नीलम से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो पूरा मुंह खुल जाता है तुम्हारा। नीलम को सौरभ की बात का बहुत बुरा लगा। उसने ये बात विभा को बताई तो विभा ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलने ही दो, आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विभा ने नीलम की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराकर रह गई। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें ही कर रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और सपना आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ता की तैयारी करो। आखिर नीलम और विभा दोनों बहुएं रसोई से निकलकर बाहर आई। जीजाजी और सपना को प्रणाम कर दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी दिवांश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी जरूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती है, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ता बनाने में। इतने में सासू माँ रसोई में आई और बोली, कुछ ढंग का बनाना, हमारे यहाँ दामाद को यूं रूखा सूखा नहीं खिलाया जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने पहले ही कह दिया है, और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी साथ में चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं सौरभ को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो। सासू माँ ने सौरभ को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो सौरभ ने कहा, अरे मम्मी, घर में दो दो बहुएं हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज पहले से तैयार रहती है? तेरे जीजा जी इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी में नाश्ता नहीं बन पाएगा। सौरभ ने नीलम की तरफ देखा जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर सौरभ लज्जित सा हो गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट निकल गए। जब तक सौरभ घर आया, जीजाजी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही सपना बोली, अरे भाई थोड़ा जल्दी ही आ जाता। देख तेरे जीजाजी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी, हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना, मैं इतनी जल्दी जल्दी भागकर तो लाया ही हूँ। हाँ, पर तेरे जीजाजी नहीं समझे तो मैं क्या करूँ? खैर कोई बात नहीं, भाभी आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो। सपना ने भाभी से कहा तो विभा सबके लिए नाश्ता लगाकर ले आई और सबने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना, बेचारे दामाद जी भूखे ही गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पचता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विभा ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए। नीलम तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है। कहकर सासू माँ अपनी बेटी सपना से बात करने लगी। ये सुनकर नीलम ने विभा की तरफ देखा तो विभा ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या? थोड़ी देर बाद अचानक विभा की जोर से आवाज आई, ओए माँ, मर गई मैं तो। आवाज सुनकर सासू माँ और सपना रसोई में दौड़ी चली आई। देखा तो विभा जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे? भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विभा को सहारा देकर कमरे तक छोड़ गई और नीलम को बोल गई, नीलम जरा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं।
दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नीलम आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर विभा के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करते भी क्या। आखिरकार बताना जरूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर, दोपहर में दामाद जी घर पर आए। तब तक सौरभ भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में ही खाना खाने बैठे। इतने में सपना ने दिवांश जी और सौरभ को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो सौरभ का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल, रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वही मीठे में सूजी का हलवा था। सौरभ कुछ कहता इससे पहले ही दिवांश जी बोले, अरे मैं ये भिंडी की सब्जी तो खाता ही नहीं हूँ। आज लगता है विभा ये बात भूल गई। कहते हुए दिवांश जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में अलग निकाल दी। अरे, विभा भाभी को चोट लग गई है और नीलम भाभी रसोई में नहीं जा सकती थी। इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना। सपना ने धीरे से कहा, देखो पहली चीज तो मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ। तुम्हें पता था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया। मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, दिवांश ने कहा। सुनकर सपना ने थोड़ी तल्खी से दिवांश जी से कहा, पतिदेव, मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां आप सब कुछ अपने मन के मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। कभी कभी सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, और वो भी कोई आज के जमाने की मिठाइयाँ बनाना तो जानती नहीं है। मुझसे भी ज्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। और आप हैं कि सपना के इतना कहते ही दिवांश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि दिवांश और सपना धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन सौरभ तो पास ही बैठा हुआ था, तो उसे सब सुनाई दे रहा था। लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजाजी नाराज ना हो जाए। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बुद्धि का रायता भी नहीं निकाला। नीलम ये सब कुछ एक कोने में से देख रही थी और सौरभ उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। उसे आज समझ में आया कि वो नीलम के माता पिता के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा था। और फिर उस दिन के बाद सौरभ जब भी अपने ससुराल जाता तो नीलम के माता पिता के साथ बहुत ही सलीके से पेश आता था, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी, अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसको उन्होंने बचपन से लाड दुलार के साथ पाला पोसा होता है, उसको देने के साथ साथ हमेशा दामाद और उसके परिवार वालों के साथ झुककर और प्यार और नरमी से पेश आते हैं, इतनी आवभगत और इज्जत करते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उनका उतना ही मान रखें और उनके साथ बहुत ही प्यार और सलीके के साथ पेश आएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।